नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। और आज थर्सडे है और डेट हो गई है 19 जून 2025 और आज ऑर्गेनन डे है, थर्सडे। और ऑर्गेनन में कौन सा फॉरिज्म चलेगा? 100 और फॉरिज्म से स्टार्ट करेंगे आज, है ना? जी। हाँ, तो 100 एफोरिज्म को 26 या 27 पेज नंबर पे जाके हम 26 पेज नंबर पे जाके इसका हम अगर कंटेंट देखेंगे तो कंटेंट में 100 से लेकर के 102 तक अमित भाई हैनीमैन साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एपिडेमिक डिजीजेज इन पर्टिकुलर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज इन पर्टिकुलर, यानी कि अगर एपिडेमिक डिजीजेज हैं विशेष रूप से, उनमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उनका इन्वेस्टिगेशन। ये 100 से लेकर 100, 101 एंड 102 तीन एफोरिज्म में ये बात रखी जाएगी। तो 100 एफोरिज्म पे हम चलते हैं। कह रहे हैं कि इन इन्वेस्टिगेटिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीजेज, it is quite immaterial whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or any other name। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं टोटलिटी को सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक या स्पोरेडिक डिजीज की, तो ये बिल्कुल इमेटीरियल है, ये बिल्कुल बेमतलब है ये बात। वेदर और नॉट समथिंग सिमिलर हैज एवर अपीयर्ड इन द वर्ल्ड बिफोर अंडर द सेम और एनी अदर नेम, कि भाई ये ऐसा ही पहले अपीयर हो चुका है, यही सिमिलर था, यही पहले इसी तरह का डिजीज पहले आया था। हम एक पैथोलॉजी की बुक्स में एक तरह से उसकी सिम्टोमेटोलॉजी को लेकर के, उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स को लेकर के हम अंकित कर दे नाम के आधार पर, नाम उनका कोई काम नहीं आना, ये क्वाइट इमेटीरियल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भाव वो छुपा है कि एवरी एपिडेमिक डिजीज या एवरी एपिडेमी नॉवल होती है, उसके अपने ही सिम्टम होते हैं, उसकी अपनी ही टोटलिटी होती है। तो पुरानी टोटलिटी से उसका कोई हल नहीं निकलना कि साहब पिछली बार भी माता निकली थी डॉक्टर दीपशिखा, इस बार भी माता निकली है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले वाली माता इस माता से मेल खा रही हो, मीजल्स या कोई और एपिडेमिक कोई भी। मैं तो एक नाम वैसे ले रहा हूँ, जैसे मान लो पहले भी कोरोना आया, फिर कोई अगर कोरोना आ रहा है, तो कुल मिलाकर एपिडेमिक कभी भी दोबारा से सेम रूप में नहीं आती, वो नॉवल होती है, हमेशा नई टोटलिटी में लेके आती है। आगे भी शायद बताएंगे इसको। द नोवेल्टी और peculiarity of a disease of that kind makes no difference either in the mode of examining or of treating it, as the physician must anyway regard the pure picture of every prevailing disease as if it were something new and unknown, and investigate it thoroughly for itself if he desire to practice medicine in a real and radical manner, never substituting conjecture for actual observation, never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known। ठीक है ना भाई? तो इसमें कह रहे हैं द नोवेल्टी, ये जो नयापन है, ये जो नया स्वरूप है इसका, और पिक्यूलियरिटी जो है इस डिजीज की, ऑफ दैट काइंड मेक नो डिफरेंस आइदर इन द मोड ऑफ एग्जामिनिंग और ऑफ ट्रीटिंग इट, कोई अंतर नहीं आने वाला। जो हमारा जो इन्वेस्टिगेट एग्जामिन करने का तरीका और ट्रीट करने का तरीका जो बताएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। एज द फिजिशियन मस्ट anyway regard the pure picture of every prevailing disease as if it were something new and unknown। किसमें बदलाव नहीं आना, जैसा कि फिजिशियन हमेशा करता है या करना चाहिए कि प्योर पिक्चर निकाले एवरी प्रिवेलिंग डिजीज की,
एज इफ इट वर न्यू, समथिंग न्यू, बिल्कुल इस रूप में ही जांचे उसको जैसे कि वह नया है और अननोन है। एंड इन्वेस्टिगेट इट थोरोली फॉर इटसेल्फ, और उसको इन्वेस्टिगेट करे थोरोली अपने आप। यदि वो चाहता है प्रैक्टिस मेडिसिन करना एक वास्तव में और रेडिकल मैनर में, और कभी भी वो नेवर सब्स्टिट्यूटिंग कंजंक्चर फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, कभी भी अनुमान के आधार पर उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। किस अनुमान के आधार पर आगे आएगा, और ना ही इसको ग्रांटेड लिया जा सकता इस बात को लेकर के कि ये ऐसा केस डिजीज का मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, मेरे पास पहले आ चुका है, होली संपूर्ण रूप में या पार्शली मैं जानता हूं कि ये पहले मेरे पास आ चुका है। इस धारणा से बचना चाहिए उसको, उसे एकदम नए डिजीज की तरह से ही उसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये नया है और अननोन है। कोई एक तरह से प्रिजुडाइजनेस ना लाए कि भाई ये मैं पहले कर चुका हूं, मेरे पास आ चुका है ऐसा केस और उसमें मैंने ये दवाई दी थी और ये ऐसे हो गया था, ऐसा कोई अपना यहाँ एक तरह से अनुमान ना लगाए। बट अब कह रहे हैं बट ऑलवेज केयरफुली एग्जामिनिंग इट इन ऑल इट्स फेसेस, बल्कि अब इसको वो हमेशा इसको सावधानी पूर्वक तरीके से एग्जामिन करे, उसकी हर एक पहलू को उसके। And this mode of procedure is all the more requisite in such cases as a careful examination will show that every prevailing disease is in many respects a phenomena of a unique character, differing vastly from all previous epidemics, to which certain names have been falsely applied. जी हाँ जी। एज ए कहाँ से है प्रोसीजर, एंड दिस मोड ऑफ प्रोसीजर इज ऑलवेज मोर रिक्विजाइट, और ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीका है प्रोसीजर का, ये इसमें और मोर रिक्विजाइट और ज्यादा इस बात की जरूरत है इन सच केसेस, इन केसेस में एज ए केयरफुल एग्जामिनेशन विल शो दैट एवरी प्रिवेलिंग डिजीज इज इन मेनी रेस्पेक्ट ए फिनोमिना ऑफ ए यूनिक कैरेक्टर। और देखो मजे की बात यह है, ये भी इसलिए भी जरूरत है क्योंकि ये अगर आप केयरफुल एग्जामिनेशन करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो प्रिवेलिंग डिजीज है ये कई पहलुओं में, मैनी रेस्पेक्ट्स में, घटनाक्रम के ये अपने आप में यूनिक कैरेक्टर का है और ये बड़े पैमाने पर भिन्न है, अलग है उन सब से जो प्रीवियस एपिडेमिक्स हो चुकी हैं। To which certain names have been falsely applied, जिनको एक गलत तरीके से झूठ मूठ में एक नाम दे दिया गया है, उनसे बिल्कुल भिन्न होता है ये। With the exception of those epidemics resulting from a contagious principle that always remains the same, such as smallpox, measles, etc. अच्छा, यहाँ देखो एक्सेप्शन है, हालांकि मैं एग्जाम्पल मीजल्स पे लेके चला गया था। यहाँ अपवाद केवल उन चीजों में मिलेगा, डॉक्टर दीपिका, अमित भाई एंड अदर सिमरन वगैरह भी हैं, तो ये देखो अपवाद यहाँ स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का तो एक्सेप्शन है क्योंकि वो कंटेजियस प्रिंसिपल पे आधारित है। जो कंटेजियस प्रिंसिपल पे आधारित एपिडेमिक है, यानी कि जो एक इन्फेक्शन से दूसरे को इन्फेक्शन लगता है, ऐसा उसको अगर वो यहाँ एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि उसकी पिक्चर सेम, उसका पैथोजन सेम, ठीक है जी। तो एक वहां थोड़ा सा नामकरण कर देना स्मॉल पॉक्स का, मीजल्स का, वो एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो तो हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ी सी और गहराई में, होम्योपैथिक मेडिसिन वहां भी भिन्न भिन्न आएगी। वहां भी ऐसा नहीं है कि पहले जिसको मीजल्स था उसको पहले अगर पहले पल्सेटिला या ब्राइनिया ने ठीक करा था तो अब के भी उसी को करेगी। हमारी मेडिसिन यहाँ भी अलग आएगी बिल्कुल, और आती है। हाँ, लेकिन नामकरण के हिसाब से उनकी जो सिम्टम्स आते हैं पैथोलॉजिकल, उनका एक नामकरण आप कर सकते हो। अदरवाइज और दूसरी तरह की जो एपिडेमिक्स आती हैं उनको तो बिल्कुल एक ही नामकरण के अंतर्गत नहीं रख सकते। केवल जो कंटेजियस प्रिंसिपल पे काम करती हैं उनको थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पर रखा गया। यही भाव है ना भाई? जी 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 जी।
हाँ बिल्कुल। लेकिन आप बिल्कुल। भी देखो ना कि अगर अपना रूब्रिक भी देखो इन्फेक्शन कंटेजियस, उसमें भी मुझे लग रहा है 20-25 दवाइयाँ अमित। जो पास रूब्रिक है ना कंटेजियस इन्फेक्शन करके, हाँ उसमें भी मुझे लग रहा है 15-20-25 दवाइयाँ, तो भी दवाइयाँ तो अलग अलग ही जाएगी। हाँ, देखो इंडिविजुअल मेडिसिन तो हमारी हर बार जाएगी जाएगी, क्योंकि दो स्टेट एक सी हो ही नहीं सकती। अगर एक इंसान को भी पिछली बार भी कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन मीजल्स के रूप में होता, दोबारा भी हुआ, तो उसकी टोटलिटी के हिसाब से बदल जाती है पिक्चर हमारी। तो एक बात, लेकिन यहाँ बात यह आ रही है कि ये जो एपिडेमिक डिजीज का नामकरण कर देते हैं, वो नामकरण बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नोवल होता अपने आप में, सिवाय कंटेजियस प्रिंसिपल पे आने वाली एपिडेमिक्स के, जो कि स्मॉल पॉक्स और मीजेल्स हैं, एटसेट्रा। एटसेट्रा इसलिए कह रहे हैं जो भी कंटेजियस प्रिंसिपल को फॉलो करती होगी, वो एक सा उसका नामकरण होने की संभावना है। क्योंकि 73 में अगर आप देखें जाके पीछे, तो 73 में ये कहा था कि इनका आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस होता है और इनका एक आइडेंटिकल ओरिजिन होता है। जब आइडेंटिकल ओरिजिन है और आइडेंटिकल मॉर्बिड प्रोसेस है, तो फिर ये जो है इसलिए इनको एक पर्टिकुलर नामकरण कर दिया जाता है इनका, इस वजह से है वहां पर। तो 101 में कह रहे हैं, अब आगे बढ़ के हनीमैन साहब के, इट मे इजीली हैपन दैट इन द फर्स्ट केस ऑफ एपिडेमिक डिजीज दैट प्रेजेंट इटसेल्फ टू द फिजिशियंस नोटिस, he does not at once obtain a knowledge of its complete picture। क्या बात कह दी। ये बड़े आसानी से हो सकता है कि अगर कोई पहला केस आया है किसी एपिडेमिक डिजीज का किसी फिजिशियन की नोटिस में, एक ही केस आया है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि वो कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी उसे उस एपिडेमिक डिजीज की एक इंसान से। समझ रहे हो बात कहाँ लेके जा रहे हैं डॉक्टर दीक्षिका, हनुमान साहब? एक अमित भाई, एक सिंगल केस से किसी एपिडेमिक डिजीज की पूरी पिक्चर नहीं मिलती, ये आसानी से ये घटना हो सकती है। As it is only by a close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its sign and symptoms। तो एक एपिडेमिक डिजीज की जो कंप्लीट पिक्चर है वो कब प्राप्त होगी हमें? जब हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे सेवरल केसेस का, भिन्न भिन्न केसेस उस एपिडेमिक के आपके पास आएंगे, और एवरी सच कलेक्टिव डिजीज, और इस तरह से एक कलेक्टिव डिजीज के रूप में उनके सिम्टम्स लेकर के वो इस कहने की स्थिति में आ पाएगा कि अब उसने टोटलिटी बना ली है साइन एंड सिम्टम्स की, उस पूरे एक तरह से कंप्लीट पिक्चर के रूप में उस एपिडेमिक की। तो एपिडेमिक के साथ एक बात ये भी जुड़ती है, देखो कि एपिडेमिक डिजीज किसी एक इंसान में अपनी पूरी पिक्चर नहीं दे सकता, उसके लिए सेवरल केसेस को, उस इलाके में कई सेवरल केसेस को जांचो, उनके कलेक्टिव सिम्टम्स लो, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, टोटलिटी बनाओ, तो वो साइन एंड सिम्टम्स की, तब वो टोटलिटी ऑफ डिजीज बन पाएगी उस एपिडेमिक के लिए। हाँ अमित, 103 में यही बताया है। हाँ आगे वो मेडिसिन बताएंगे, फिर आगे वो क्या करना है उसमें। कह रहे हैं द केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन कैन हाउएवर फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ इवन द फर्स्ट एंड सेकंड पेशेंट often arrives so nearly at a knowledge of the true state as to have in his mind a characteristic portrait of it। हालांकि देखो कितनी बढ़िया बात कही है, अगर बहुत केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन है वो हालांकि पहले या दूसरे के पेशेंट में ही पहुंच जाता है उस नॉलेज के नजदीक कि जो ट्रू स्टेट बना देती है उसके दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट इस डिजीज की। जो बहुत अच्छे फिजिशियन हैं, जो बहुत अच्छे केयरफुल ऑब्जर्वर हैं, वो एक या दो पेशेंट के माध्यम से ही काफी हद तक पहुंच जाते हैं टोटलिटी के आसपास, कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट बना लेते हैं। एंड इवन टू सक्सीड इन फाइंडिंग ए सुटेबल होम्योपैथिकली अडेप्टेड रेमेडी फॉर इट। और वो केयरफुल ऑब्जर्वर जो है, केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन, वो सफल हो जाता है एक सुटेबल होम्योपैथिकली अडेप्टेड रेमेडी को
खोज लेने में मात्र 1-2-3 पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन से ही। हालांकि एक जनरल रूल तो ये है कि कई सारे पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका पूरा पोर्ट्रेट बनता है भाई, टोटलिटी का। और ये जो होम्योपैथिकली अडेप्टेड रेमेडी है बॉस, यही है जीनस एपिडेमिकस। जी हाँ हाँ। अब इसके बाद जो सबको कलेक्टिव पोर्ट्रेट बना करके जो रेमेडी आती है उस इलाके में निकल के, उसको जीनस एपिडेमिकस बोल देंगे। आगे कह रहे हैं 102 में कि इन द कोर्स ऑफ राइटिंग डाउन द सिम्टम्स ऑफ सेवरल केसेस ऑफ दिस काइंड द स्केच ऑफ द डिजीज पिक्चर बिकम्स एवर मोर एंड मोर कंप्लीट, नॉट मोर स्पन आउट एंड ओवरबोज। जैसे जैसे आप सिम्टम्स को राइट डाउन करते चले जाएंगे भिन्न भिन्न कई सारे केसेस की इस प्रकार के, तो एक स्केच ऑफ डिजीज पिक्चर निकल के आएगा आपके सामने, उतना ही ज्यादा कंप्लीट होकर के, मोर एंड मोर कंप्लीट होकर के एक स्केच ऑफ डिजीज पिक्चर आपके सामने प्रकट होने लगेगी। नॉट मोर स्पन आउट एंड ओवरबोज, वो गड़ी गड़ाई या बुनी बनाई बातों पे नहीं होगा, बट मोर सिग्निफिकेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं मोर कैरेक्टरिस्टिक एंड इंक्लूडिंग मोर ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ दिस कलेक्टिव डिजीज, बल्कि वो किसके ऊपर आधारित होगा, मोर सिग्निफिकेंट यानी कि मोर कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन के आधार पर होगा जो निकल के आएगा, और उस एंड इंक्लूडिंग मोर ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ द कलेक्टिव डिजीज, और इस कलेक्टिव डिजीज जो है इसकी और ज्यादा से ज्यादा पिक्युलरिटी भी उसमें शामिल होंगी, जो अब पिक्चर बन के आएगी निकल के जब आप कई सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करके स्केच बनाओगे डिजीज का। ऑन द अदर हैंड द जनरल सिम्टम्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीपलेसनेस एटसेट्रा बिकम प्रिसाइजली डिफाइंड एज टू देयर पिक्युलरिटीज। दूसरी तरफ जो जनरल सिम्टम्स हैं जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट है, स्लीपलेसनेस एटसेट्रा बिकम प्रिसाइजली डिफाइंड एज टू देयर पिक्युलरिटीज, वो प्रिसाइजली डिफाइन करेंगे उनकी अपनी अपनी पिक्युलरिटीज को भी। यहाँ जनरल सिम्टम्स की थोड़ी सी अहमियत बन गई है, जबकि 153 में जनरल सिम्टम्स को थोड़ा वेग सिम्टम कह के चले थे। जैसे बस लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ और क्या एसोसिएटेड है, या स्लीपलेसनेस का टाइम क्या है, ये मतलब और भी डिटेल इसका। हाँ, जनरल सिम्टम यहाँ मदद करेंगे उनकी अपनी अपनी पिक्युलरिटीज को डिफाइन करने में, यहाँ जो भिन्न भिन्न लोगों से इंफॉर्मेशन। एक सिम्टम है कि लॉस ऑफ टेस्ट विद गुड एपेटाइट, ऐसा कुछ है, रेस्टोक्स का है, वो इस तरफ इशारा करेगा जो यहाँ पे बात है कि उधर खाने में तो स्वाद आ नहीं रहा लेकिन भूख बहुत अच्छी है, ऐसे कुछ, या एपेटाइट गुड एपेटाइट विद लॉस ऑफ टेस्ट कुछ करके ऐसा, तो बेसिकली एक पिक्यूलियर बन गया ना है ये। हाँ, जनरल सिम्टम अपने आप में जहां एक पिक्यूआर सा बन जाए तो वो यहाँ मदद करने वाले हैं। एंड ऑन द अदर द मोर मार्क्ड एंड स्पेशल सिम्टम्स विच आर पिक्यूलियर टू बट फ्यू डिजीजेज एंड ऑफ रेयर अकरेंस एट लीस्ट इन द सेम कॉम्बिनेशन बिकम प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेलेडी। और दूसरी तरफ करें द मोर मार्क्ड एंड स्पेशल सिम्टम्स विच आर पिक्यूलियर टू बट फ्यू डिजीजेज, मोर मार्क्ड और स्पेशल सिम्टम्स हो जो कि पिक्यूलियर हो लेकिन कुछ एक डिजीज के लिए ही आ रहे हो, एंड ऑफ रेयर अकरेंस और रेयर अकरेंस है उनका, कह रहे एट लीस्ट इन द सेम कॉम्बिनेशन बिकम प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेलेडी। तो वो रेयर और जो कुछ एक सिम्टम्स है पिक्यूलियर, वो इस कॉम्बिनेशन में जो आप ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो सिम्टम्स का, वो प्रोमिनेंट होके उभरते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, बना देते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इस मेलेडी की। मतलब 1 2 3 जो ऊपर जो स्पेशल सिम्टम्स हैं वो इस मेलेडी की कैरेक्टरिस्टिक को बना देंगे, जबकि ये मोटी मोटी तो लगेगी पुरानी मेलेडी की तरह ही एपिडेमिक की, लेकिन इसमें जो ये हटके औरों से हटेगी, ये हटेगी जो कि रेयर अकरेंस
के रेयर अकरेंस होगी जिन सिम्टम्स की पिक्यूलियर की। पिक्यूलियर सिम्टम जो इस विशेष इसी से जुड़े होंगे इस मेलेडी से कैरेक्टरिस्टिक के रूप में, वो इसे औरों से अलग कर देगी। एक तरह से ये भाव लग रहा है मुझे। 89 पे बता रहे हैं, फुटनोट में, इसे देखते हैं कह रहे हैं क्या कहेंगे। The physician who has already in the first cases been able to choose a remedy approximating to the homeopathic specific will from the subsequent cases be enabled either to verify the suitableness of the medicine chosen or to discover a more appropriate, the most appropriate homeopathic remedy. Constitute what is characteristic of this melody, जो characteristic होगी इस melody की, उसके ऊपर इन्होंने footnote दिया है। कह रहे हैं कि the physician who has already in the first cases been able to choose a remedy approximating to the homeopathic specific, फिजिशियन जो ऑलरेडी पहले कुछ केसेस में सक्षम हो चुका हो चूज करने में रेमेडी को अप्रोक्सीमेटली होम्योपैथिक स्पेसिफिक के रूप में, उसके लिए कह रहे हैं नीमैन साहब के विल फ्रॉम द सब्सिक्वेंट केसेस बी अनेबल्ड आइदर टू वेरीफाई द सुटेबलनेस ऑफ द मेडिसिन चूजन और टू डिस्कवर ए मोर अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। तो भाव यही है यहाँ भी कि जो दूसरे और जो केसेस आएंगे, पहले कुछ केसेस में उसने होम्योपैथिक स्पेसिफिक निकाल ली थी, तो जब जो सब्सिक्वेंट केसेस आएंगे वहां वो एक तरह से इसको वेरीफाई करने में इनेबल रह जाएगा, असक्षम हो जाएगा इसकी सुटेबलनेस को लेकर के। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उस मेलेडी के अलग होंगे दीपशिका, उसकी वजह से। बॉस मेरे ख्याल से ये है ना कि जैसे पहले कुछ केसेस में मान लो फिजिशियन ने कुछ मेडिसिन निकाली, हाँ, और वो मेडिसिन उसके बल पे वो दे रहा है, हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है जब और सब्सिक्वेंट केसेस वो देखता है तो हाँ, दो ऑप्शन होंगे। हाँ, एक तो ये होगा कि वही मेडिसिन वेरीफाई होती जाएगी, हाँ, अगर वो वेरीफाई हो रही है तो बहुत अच्छा, हाँ, नहीं तो हाँ, वो इस बाकी केसेस से, उन नए केसेस से एक नई मोर अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करने में सक्षम हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा, ये एनेबल का मतलब है सक्षम है, इसका मतलब। हाँ। तो देखो भाव बहुत अच्छा क्लियर कर दिया आपने। और वो जो बाद में मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को चूज करने में क्यों सफल होगा, अगर वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानता होगा, है ना। हाँ जी। हाँ, अगर वो इन कैरेक्टरिस्टिक को जानता होगा तो या तो फिर वो उन्हीं जो उसने चूज करी है उन्हीं को सुटेबल मानते हुए आगे बढ़ेगा, या फिर वो और मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को भी चूज करने में सफल हो जाएगा। अच्छी बात कह रही हैं आप दीपशिका कि अगर वो लग रहा है कि वही पिक्चर है, वही सेम टोटलिटी है, तो उसी को लेके आगे बढ़ता रहेगा। अदरवाइज उसके पास ये भी मजबूती रहेगी कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट वन होम्योपैथिक रेमेडी भी निकाल लेगा। बिल्कुल। All those affected with the disease prevailing at a given time have certainly contracted it from one and the same source and hence are suffering from the same disease. But the whole extent of such an epidemic disease and the totality of its symptoms, bracket में कह रहे हैं, the knowledge whereof which is essential for enabling us to choose the most suitable homeopathic remedy for this array of symptoms is obtained by a complete survey of the morbid picture. ये bracket लंबा चला। Cannot be learned from one single patient but is only to be perfectly deduced and abstracted and ascertained from the sufferings of several patients of different constitution. कह रहे हैं कि all those affected with the disease prevailing at a given time have certainly contracted it from one and the same source and hence are suffering from the same disease. वो सभी जो अफेक्टेड हो चुके हों या हो गए हों डिजीज से, जो प्रिवेल कर रहा है एक गिवन टाइम पर, उस समय पर एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है रोग से ग्रस्त होना, सर्टेनली कॉन्ट्रैक्टेड इट, वो निश्चित रूप से
ये रोग से ग्रसित हो गए हों, इट फ्रॉम वन एंड द सेम सोर्स, एक ही सोर्स से, एक समय पर एक सोर्स से जो लोग ग्रसित हो गए हों निश्चित रूप से, एंड हैंड्स आर सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, और अतः वो मतलब बिल्कुल सेम डिजीज से सफर करेंगे। बात सही है ये। बट द एक समय पर अगर एक ही व्यक्ति से या एक ही सोर्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिजीज भी सेम ही है जी। बट द होल एक्सटेंट ऑफ सच एन एपिडेमिक डिजीज एंड द टोटलिटी ऑफ इट्स सिम्टम्स कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम वन सिंगल पेशेंट। परंतु होल एक्सटेंट इस एपिडेमिक डिजीज का और टोटलिटी इसके सिम्टम्स की वो नहीं जानी जा सकती एक सिंगल पेशेंट से। ब्रैकेट में कह रहे हैं द नॉलेज वेयर ऑफ विच इज एसेंशियल फॉर एनेबलिंग अस टू चूज द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द एरे ऑफ सिम्टम्स। जिसकी नॉलेज जो हमें करनी ही है, इकट्ठी नॉलेज जिसकी बहुत ही जरूरी है, जो हमें सक्षम बनाएगी चूज करने में मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को इस सिम्टम्स के संग्रह के लिए, एरे का मतलब कलेक्शन, लार्ज कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स के लिए, इज ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट सर्वे ऑफ द मॉर्बिड पिक्चर। वो हमें प्राप्त होगी केवल और केवल जब हम कंप्लीट सर्वे करेंगे इस मॉर्बिड पिक्चर का, और वो किसी एक इंसान से नहीं, सिंगल पेशेंट से नहीं मिल पाएगी, बट इज ओनली टू बी परफेक्टली डिड्यूस्ड एंड असरटेन्ड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ सेवरल पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि वो हमें कहां से मिलेगी? हमें मिलेगी जब हम परफेक्ट तरीके से डिड्यूस करते जाएंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी कि छाटते जाएंगे, है ना, उसमें कुछ छटनी करते जाएंगे और असरटेन करते जाएंगे सफरिंग में से सेवरल पेशेंट की, भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूशंस के सेवरल पेशेंट्स का जब हम कलेक्शन करेंगे सिम्टम के, और उन सिम्टम्स में भी हम डिड्यूस करते जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तब हम उसको पा सकते हैं एक परफेक्ट पिक्चर को, और जो कि पाना बहुत जरूरी है। हाँ भैया। अगर सर जैसे कोविड-19 के टाइम पे भी इतने सारे केसेस आ रहे थे इकट्ठे, तो उसमें कुछ न कुछ सिम्टम्स सब में कॉमन ही आते थे। तो जब ये सारे के सारे सिम्टम्स कॉमन आने लगे, तो क्या फिर वो एक पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ कोविड-19 का, जैसे कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, अगर 100 पेशेंट देखते थे तो 90 पेशेंट में से मिलता ही था। हाँ, तो उसमें दो भाव जुड़े ना दोस्त, दो भाव जुड़े। हाँ, कुछ और रह गई बात आपकी शायद, सॉरी, और कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं यही कह रहा था। हाँ, उसमें दो भाव, हाँ उसमें दो भाव ये जुड़े जो अभी डॉक्टर दीपशिखा ने अभी बड़ी अच्छी क्लियर करी थी बात, ये कि अगर एक समय पर एक ही सोर्स से अफेक्टेड हैं तो वो सेम डिजीज माना जा सकता है। उस समय जो आप कह रहे हो ना 90% लोगों का एक ही सिम्टम्स आ रहे थे, तो उसका रीजन एक तो ये हो सकता है कि सेम टाइम पे सेम सोर्स से वो अफेक्टेड थे, एक बात। दूसरी बात कि ओवरऑल कोरोना, एक तो हो गया कि अभी आपने देखा होगा कि जब कहते हैं ना पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, तो कहते थे पहली लहर में लोगों को ये हो रहा था, जब दूसरी लहर आई तो उसमें ये हो रहा है, तीसरी आई तो ये हो रहा है। तो बेसिकली अगर तीनों लहर का कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके एक डिजीज पोर्ट्रेट बनाए कोरोना की, तो वो है लास्ट वाला पार्ट इस एफोरिज्म का। और वो पहली लहर में क्या क्या सिम्टम आए थे, सेम डिजीज से सफर कर रहे थे, वो है पहले वाला पार्ट इसका। तो इसमें दो भाव हैं कि कोरोना जैसी एपिडेमिक का एज ए होल टोटलिटी पोर्ट्रेट बनाने के लिए तो हमें सबका वो लेना पड़ेगा एनालिसिस, और एक समय पर यदि एक तरह का वेरिएंट सबको डिस्टर्ब कर रहा है उस समय, तो वो सेम डिजीज भी माना जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है डॉक्टर सरे। अब प्रेस्क्रिप्शन फिर अलग अलग हो सकता है हमारा, क्योंकि हमारा प्रेस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन पे, डिस्पोजिशन पे डिपेंड करता है, ना कि उस नामकरण पे। हैनीमैन साहब ये इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, अभी प्रेस्क्रिप्शन की तो बात ही नहीं करी सर। तो इसमें जैसे कि अलग अलग लहर जब से आई थी, उसमें काफी जो वेरिएंट्स थे वो म्यूटेटेड थे, तो फिर जब वो म्यूटेटेड हो गए तो सोर्स भी अलग अलग हो जाएंगे, या फिर सोर्स हम उसको एक ही बोलेंगे? हाँ देखो,
सोर्स अलग हो सकता है या सोर्स इवोल्व हो सकता है कि है तो फलाई वो वायरस, उसका अल्फा बीटा गामा जो ऐसे भी हो सकता है, जितना मोटी मोटी नॉलेज पे हम बात कर रहे हैं एक बात। लेकिन बात जो हमारे काम की है वो ये है कि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि काफी लोगों की ब्राइनियां ही आ रही थी, ऐसा लग रहा था कई लोगों की लैकेसिस ही आ रही थी। लेकिन सबकी लैकेसिस हो ये तो कभी संभव है ही नहीं होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन सेम डिजीज के होते हुए उस समय देख रहे थे कि साहब ब्राइनिया बहुत तगड़ा काम कर रही है या लैकेसिस बहुत तगड़ा काम कर रही है आजकल, या वेरेट्रम बहुत तेजी से लोगों को काफी आराम दे रही है। हमारे हमें आपस में बात होती थी ये डॉक्टर श्री। जी 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 अच्छा, जी सर। ये था वो वाला पार्ट कि ए गिवन टाइम हैव सर्टेनली कॉन्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम वन एंड सेम सोर्स एंड हैंस द सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज। तो वहां टोटलिटी भी लगभग एक्यूट के रूप में सेम मिल रही थी। ठीक है, अब बात आई है कि भाई अगर पूरे कोरोना एपिडेमिक डिजीज को हम एक एपिडेमिक के रूप में माने तो हम फिर सिंगल लहर से काम नहीं बनेगा, हम एज ए होल सारे का सारा असेसमेंट करेंगे और तब हम एक होल पिक्चर बनाएंगे। जो मुझे लग रहा है, मैं अपना भाव रख रहा हूं, अगर आपको कुछ इससे भिन्न लग रहा है तो आप अपना रख सकते हो मत। हाँ, तो सर जैसे तीनों लहरों को मिला के जो एक पिक्चर बनेगी और फिर एक ड्रग निकल के आएगा, वो फिर एक जीनस एपिडेमिक का काम करेगा। अब जीनस एपिडेमिक की भी बात हो जाएगी आगे 103 में, लेकिन पहले तो आप डिजीज कैसे कैसे अलग अलग हो सकते हैं उसको समझो। जहां सेम डिजीज की संज्ञा, पहली बात तो एपिडेमिक को देखो हम दो तीन बात उठाए हैं 101 से और 102 में। अभी पहली बात तो यह है कि एक एपिडेमी जो पहले आ चुकी हो, जो दूसरी एपिडेमी आई है, जो अभी आई है, वो कभी भी सेम नहीं होती। जी बिल्कुल सेम नामकरण ना किया जाए, एक तो ये बात हमने उठाई है। दूसरी बात हमने ये उठाई है कि अगर किसी भी एपिडेमिक की पूरी पिक्चर लेनी है तो वो किसी एक इंसान से नहीं मिलेगी, एक डिजीज से, वो एक डिजीज पेशेंट से, वो सेवरल पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के बाद एक होल पिक्चर मिलती है। दूसरा ये हमने उठाया। तीसरा हमने ये उठाया यहाँ पॉइंट के ये हो सकता है कि एक समय पर एक ही सोर्स के द्वारा अफेक्टेड होने की वजह से सेम डिजीज पैदा हो सकता है कई सारे लोगों में। ठीक है, और दूसरा लास्ट वाला पॉइंट हमने ये उठाया कि ये जो एरे ऑफ सिम्टम्स हैं, ये इसमें हमें, हालांकि यहाँ लहर नहीं है, यहाँ फिर इन्होंने सिंगल पेशेंट और सेवरल पेशेंट की बात कर दी। लहर का पॉइंट यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ गया, उसे यहाँ थोड़ा रख सकते हैं समझने के लिए। तो फिर यहाँ तीन पॉइंट तक ही वो है समाप्त। तीसरा पॉइंट यही है कि उसकी होल पिक्चर पाने के लिए आपको सिंगल पेशेंट नहीं, सेवरल पेशेंट से मिले सिम्टम्स को एड्यूस करके, एब्स्ट्रैक्ट करके हमें निकालना होता है। और भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूशंस वाले लोगों में भी वो सफरिंग अलग अलग रूप जो दे रही है, उसके हिसाब से हमें कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अब रही बात, हाँ बेटा, बस हमें जो लगता है, हो सकता है हम गलत भी हों, हमें ऐसा लगता है कि जो हर वेव थी कोरोना की, उसको हम सेपरेट डिजीज ही कंसिडर करेंगे। जैसे हम स्ट्रेन्स भी देख रहे थे कि जो वायरल स्ट्रेन है उनके सबके चेंज हो रहे हैं, उनमें म्यूटेशन आ रहा है, तो वो सोर्स भी चेंज हो जा रहा है। जब सोर्स चेंज हो जा रहा है तो वो डिजीज भी नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए एक वेव में था जहां पे सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट तक ही रुका हुआ था, या हाँ कुछ और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे उन तक हाँ था। हाँ दूसरे वेव में वही डिजीज फैटल स्टेज तक चली गई थी। एक हाँ स्टेज था जहाँ पे ब्लैक मोल्ड भी तक आना शुरू हो हाँ, गया। वो लास्ट में, हाँ वो मेरे गया है। हिसाब से ये जो वेव्स थी, ये हाँ, सबको हम सेपरेट डिजीज की तरह कंसिडर करके सबका अलग अलग जीनस एपिडेमिकस तो निकाला जा अब उनका। हाँ, अब पॉइंट आपका थोड़ा क्लियर हो गया। आप मुझे एक बात बता दो कि ये मैनी एपिसोड ऑफ सेम एपिडेमी मानेंगे या तीन तरह की एपिडेमी अलग अलग मानेंगे? बस ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये ना जरूर देखिए, अलग अलग नाम जरूर हम उस समय सब इसको कोविड और कोरोना ही सब को बोल रहे थे, हाँ लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तीन अलग अलग
हो गए, या फिर सक्सेशन भी हो सकता है ना कि हाँ, सक्सेशन होता जा रहा है, या तो सक्सेशन होता जा रहा है। या तो उस एपिडेमिक की ये रिकरेंट फेसिस आ रहे थे, एक ही एपिडेमिक कई टुकड़ों में भी आ सकती है, या तो ये कहो, और या ये कहो कि भैया कई एपिडेमिक अलग अलग जल्दी जल्दी आई है ना। बस पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्रोग्रेशन या एडवांसमेंट ऑफ द डिजीज होने लगा था, हाँ, मतलब ये तो more ये भी है, ये भी बिल्कुल यही तो पॉइंट है बोल रहे हैं ना दीपिका, कि देखो सक्सेशन कितनी हो अच्छी बात कह रही है प्रीति जी। बस यही ये तो कह उसका रहे हैं ना कि इवोल्यूशन, उस सेम एपिडेमिक का इवोल्यूशन डेवलप्ड रूप था ये। हाँ हाँ, ये हम कह रहे हैं कि जो इसका सक्सेशन हो रहा था कि ये जो बढ़ती जा रही थी कि पहले उतनी फैटल नहीं थी, बाद में और फैटल हो गई, और फिर जब मोल्ड आया तो उसका कंडीशन और भी हाँ, कुछ वर्ष था तो, कहीं पे। तो ये माइल्ड टू वर्स होती जा रही थी। हाँ, पर लेकिन बॉस यहाँ पे एक चांस इस चीज को दिया जा सकता है कि क्या ये उस वजह से तो नहीं जो मेडिसिन की वजह से इसको नहीं, वो तो है ही है, वो तो है ही, वो तो है ही। वो जो डेवलप हुई वो नेचुरल कॉज के थ्रू हो रही थी या छेड़खानी की वजह से हो रही थी, ये वो बात हो सकती है जो आप कह रही हो, लेकिन हो वही डेवलप रही थी सेम एपिडेमिक। ठीक है। तो अब अगर जब वो उसमें वो मेडिसिन का इंटरफेरेंस होने के बाद जो आएगी तो वो एक और कॉम्प्लेक्स पिक्चर होगी ना, तो हाँ कॉम्प्लेक्स पिक्चर हाँ नई पिक्चर होगी, हाँ, वो नहीं नई बिल्कुल पिक्चर होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो एडवांस होने के दो रीजन थे, एक तो एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ना मिलना, और दूसरा जी जी रॉन्ग ट्रीटमेंट मिलना। प्लस हाँ एप्रोप्रिएट बोले तो सुटेबल होम्योपैथिक ना मिलना, जो हम कह सकते हैं अपने स्टडी के अनुसार। ठीक है जी। जी और दूसरा ये कि या तो कहते ना, या तो किया ही नहीं, और किया तो अनर्थ किया। तो दो कारण हाँ उसके उसके एडवांस या डेवलप होने के हो थे। लेकिन अब यह बात क्लियर हो गई प्रीति जी के हिसाब से, जो इन्होंने पॉइंट रखा कि वो एपिडेमी तो एक ही थी, लेकिन वो माइल्ड टू सीवियर की तरफ बढ़ी दो तीन सही। स्टेप्स में, हाँ, ऐसा भाव आ रहा। पर जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि इसकी तीनों की कलेक्टिव पिक्चर निकाल के और फिर हम जीनस एपिडेमिकस निकाले, तो हमें वो सही नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है हर वेव की अलग एक मेडिसिन होगी, हर वेव का अलग वो होगी, पिक्चर हाँ, होगी, और अगर देखो बात फिर जीनस आपकी हम बात अलग अगर होगी। समझना चाहें डॉक्टर दीपशिका, तो हम तब समझ सकते हैं यदि एक गिवन टाइम पर सेम सोर्स अगर हो, गिवन टाइम एक समय पर सेम सोर्स अगर है तो सेम डिजीज, तब तो हम कहेंगे, है ना। तो ये जी जो जी जी। अच्छा, एक बात तो बताओ आप हमें, ये जो वेव कही है ये हमने कही है या इन्होंने कही है जिन्होंने काम खराब करा? अरे उन्होंने खराब, जिन्होंने बनाया तो, उसको। तो हम वेव की समझे, हम तो ये कहेंगे चोर भागा ही नहीं था इनसे। हाँ, इसीलिए हम कह रहे है हैं बस भैया, हमारे हिसाब से तो ये डिजीज ही अलग हो जाएगी ना हर बार। नहीं बेटा, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं वही चीज आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमारे हिसाब से डिजीज अलग तो हर एक स्टेट हो सकती है, चलो नेक्स्ट वन, लेकिन इनकी वेव के चक्कर में हम इसलिए नहीं फंसेंगे क्योंकि इनसे वो गया ही नहीं था एक बार आने के बाद। अब जब नहीं गया था तो इनके कहने से, इनके कहने अनुसार कि ये फर्स्ट वेव आ गई है, ये सेकंड आ गई है, थर्ड आ गई है, तो इनके कहने से थोड़ी काम चलेगा है। जैसे बस अभी भी फैल रहा है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे ये तो केसेस अभी भी कह रहे हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये तो अभी भी कह रहे हैं कि फैल रहा है, लेकिन वो अगर एपिडेमी थी तो वो फैल बैल नहीं रहा, वो चली गई। अब जो नए नए कोई और दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ चीजों के, ये इसमें फिर इनका एक गेम है, ये कोरोना का नाम चिपका के बिजनेस करना चाहते हैं। जी 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 जी, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है इस बात को लेकर के, ये लोगों में पैनिक क्रिएट करके, क्योंकि इनका बिजनेस ही पैनिक पे है। आप खुद देखो कि फर्स्ट वेव के दौरान सबसे ज्यादा पैनिक हुई थी पॉपुलेशन, इनका सबसे बढ़िया बिजनेस चला। सेकंड वेव में पैनिक हुई और मरे बहुत, इनसे बचे नहीं, तो लोग हताश हो गए। तीसरी वेव जब आई तो कहने लगे भैया घर पे बैठ के काढ़ा पी लो, लेकिन हॉस्पिटल में मत जाना। तीसरा पॉइंट, तीसरी लहर में ये वाली था लोगों का सोच, मैं बताऊं आपको। तो आखिर में तो बिल्कुल हाथ ठा लिए थे जनता ने कि भैया गुरुदेव आपके पास नहीं आएंगे हम, प्रभु हम तो अपने घर पे या तो मर जाएंगे या काढ़ा पी के बच जाएंगे। और अब इनकी ये जो कोशिश है जो करंट में चल रही है बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब लोगों में आपस में चर्चा तक नहीं होती कि भाई कोरोना फिर से आ रहा,
ये तो आप और हम बात कर रहे हैं पढ़ते हुए, नहीं तो कॉमन मैन आपस में कोई ये नहीं कहता, कोई इक्का दुक्का होगा सेंसिटिव पेशेंट या जो ज्यादा नॉलेज रखता होगा गूगल की, अदरवाइज लोगों में चर्चा ही नहीं है कॉमन मैन में। अब ये वही बात हो गई, इनको वो भेड़िया आया, एक बच्चा जो शोर बचाता था, हाँ तो 2 बार गए 3 बार गए, भेड़िया था ही नहीं, तो वो कह लगे यार ये तो झुट्टा है। तो वो वाली बात हो रही है, अब लोगों को विश्वास हो रहा है। तो अब देखो बात बड़ी उसके विद ड्यू रेस्पेक्ट हम सबकी करते हुए हम ना क्लियर होके चलेंगे कि क्या तो है क्या नहीं है। हम ना तो किसी की बातों पे ब्लाइंडली विश्वास करेंगे, और हम अपने साइंस की लाइट के अंतर्गत चीजों को कंफर्म करेंगे दीपशिख, जी इस जी नॉलेज जी से। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इस नॉलेज के साथ हम वेरीफाई करेंगे जो बताई जा रही बातें हैं। तो अगर हमारे अनुसार वो सेट बैठती है हमारे साइंस की लैंग्वेज के, तो हम उसको वेलकम करेंगे, नहीं तो हम शांत रहेंगे, है ना। बात है, हाँ, बिल्कुल सही। तो यही रुकेंगे आज हम। अच्छा अफोरिज्म चलेगा 103 को, वही आएगा जीनस एपिडेमिकस वाला, और इसे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। नमस्ते बॉस, नमस्ते नमस्ते मैम। जी, राम राम नमस्ते जी, राम 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 राम, जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी।